राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है किस्मत की खेल। आखिर आज इतने सालों के बाद माँ, तुम इस पेशेंट से मिलने के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? आज तक तो तुमने कभी मेरे हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट के बारे में जानकर इतना बेचैन नहीं हुई और ना ही कभी मेरे किसी पेशेंट से मिलने गई। आज एक डॉक्टर बेटी अपनी बूढ़ी माँ से कहती है, सावित्री जी अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी मुझे एक बार इस पेशेंट से अपने मिलवा दे। बात कुछ ऐसी है कि आज देर रात तक जब सावित्री जी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, तो उनकी बेटी निर्मला काफी रात तक घर नहीं पहुंची थी। तूफान भरी रात थी। सन्नाटे में सावित्री देवी जी का मन बहुत बुरा हो रहा था। आज बेटी नहीं पहुंची। कितनी बार उन्होंने कहा है कि ड्यूटी से निकलते ही सीधे घर आया कर, लेकिन मेरी बेटी को तो ना जाने क्या हो जाता है। वह इधर उधर की मरीजों की दवा करने, गरीबों की सेवा करने ही निकल जाती है। आज आने दो इस निर्मला को घर में, मैं आज इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। यह भूल जाती है कि इसकी बूढ़ी माँ घर में इंतजार कर रही होगी। सावित्री जी अपनी बेटी के बारे में कभी तो गुस्सा करती हैं, कभी उसे डांट लगाने को सोचती हैं। उनका दिल घबराया जा रहा था। सावित्री जी फिर किचन में दाल गरम करती हैं अपनी बेटी निर्मला के लिए। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है। सावित्री जी दरवाजा खोलती है तो भीगी और बिखरे हुए बालों में उनकी बेटी निर्मला सामने खड़ी थी। वह जल्दी से उसे अंदर लेते हुए कहती है, निर्मला ये कौन सा वक्त है घर आने का? तुझे अपने समय का भी ध्यान नहीं रहता? इतना भी तो ख्याल कर लिया कर कि तेरी बूढ़ी माँ घर पर तेरा इंतजार कर रही होगी। निर्मला अपने बालों और अपने कपड़ों से पानी छिटकते हुए कहती है, माँ मैं तो समय से ही निकली थी। तुम इतना परेशान मत हो। मेरे साथ कोई ऐसी वैसी दुर्घटना नहीं हुई है और ना ही आज मैं गरीबों की सेवा के लिए निकल गई थी। सावित्री जी फिर उसकी तरफ देखकर कहती हैं, तू समय से निकली थी, किसी गरीब की सेवा करने भी नहीं गई थी, तो फिर तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? माँ, जब मैं घर हॉस्पिटल से निकली थी, थोड़ी ही दूर पर चली तो मैंने देखा कि रास्ते पे काफी भीड़ जमा थी। मैं भी अपनी स्कूटी उसी तरफ घुमा दी। वहां पर जब मैं गई तो देखी एक बूढ़े व्यक्ति को कुछ लोग घेर कर खड़े हुए थे। वह बूढ़ा व्यक्ति रोड में बेहोशी की हालत में पड़ा था। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। सावित्री जी फिर बोली, तो बेटी फिर उस बूढ़े व्यक्ति का क्या हुआ? माँ, होना क्या था, मैं भीड़ को इधर उधर करी और उस बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाया। उसके साथ मैं हॉस्पिटल गई और उसकी देखरेख की। जब तक उस बूढ़े व्यक्ति को होश नहीं आया, मैं उसके पास बैठी रही। अब जाकर 2 घंटे में उसे होश आया। वो तो मैं उसे दवाइयाँ और नर्स को उसकी देखभाल करने के लिए बोलकर फिर घर के लिए चल दी। इसीलिए मुझे देर हो गई। माँ, तुम मेरी बहुत चिंता करती हो। क्या करूं बेटी, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अच्छा, अब वह बूढ़ा व्यक्ति कैसा है? माँ, वह बूढ़ा व्यक्ति अभी तक तो ठीक था, बाकी का कल जाकर हॉस्पिटल में देखूंगी कि वह कैसा है। अब तक माँ खाना गरम करके लाई और निर्मला को देते हुए बोली, ठीक है बेटी, तू पहले खाना खा, खुद का भी ध्यान रखा कर। दूसरों की चिंता में अपना ध्यान रखना तो बिल्कुल ही भूल गई है। सावित्री जी वह औरत थी जो अपने पति के घर से निकाली गई, अपने 2 बेटियों के साथ जीवन का गुजारा कर रही थी। सावित्री जी के मायके में वह 4 बहनें और एक भाई था। सावित्री जी अपनी बहनों में से सबसे छोटी थी, फिर उनके बाद भाई था। सावित्री जी के माता पिता ने अपनी 3 बेटियों की शादी की थी। सावित्री जी की शादी करना और छोटे भाई का रह गया था। एक बार उनके माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। वहां पर से जब वह वापिस आ रहे थे तो उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से सावित्री जी के माता पिता और उनके छोटे भाई का वहीं पर मौत हो गई थी। 3 बहनों की शादी हो गई थी। सावित्री जी उस समय पर अपने दादा दादी के पास घर में थी। सावित्री जी के माता पिता और छोटे भाई की इतनी दुखद घटना को सुनकर
दादी और दादा तो ज्यादा दिनों तक इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। सावित्री जी की देखरेख की जिम्मेदारी उनके चाचा चाची पर आ गई थी। चाची उन्हें अपनी बेटी की तरह कहकर तो अपने घर में रख ली थी, लेकिन वह किसी नौकरानी से कम नहीं रखती थी। पूरा दिन घर का काम करवाना, ताने मारना, सब तो पूरे परिवार के लोग मर गए हैं, एक तुझे ही छोड़कर गए मेरी छाती में मूंग दलने को। तू भी मर गई होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। हर बात बात पर सावित्री जी की चाची सावित्री जी को ताना मारे करती थी, जबकि उनके माता पिता की सारी प्रॉपर्टी, घर चाचा चाची को ही मिलने वाला था। वह लोग सावित्री की शादी या उनकी पढ़ाई लिखाई में जरा सा भी खर्च करना नहीं चाहते थे। सावित्री उस समय पर 5वीं क्लास में थी जब उनके माता पिता का देहांत हुआ था। उसके बाद तो दादा दादी या चाचा चाची ने सावित्री जी को पढ़ाना उचित नहीं समझा। घर के काम सिखाने में ही भलाई सोचा। आखिर पढ़कर क्या करेगी, बेटी है, दूसरे के घर जाएगी। और सावित्री जी के तीनों बहनें भी अपने ससुराल में इस कदर व्यस्त थी कि अपनी छोटी बहन का उन लोगों ने भी ध्यान नहीं रखा। तीनों बहनों के खुद अपने बच्चे, अपना परिवार था। कोई भी बहन सावित्री जी को अपने घर नहीं ले गई। इसीलिए चाचा चाची ने उनकी शादी एक ऐसे घर में कर दी जो बहुत बड़ा परिवार था, जहां पर 4 लड़के, चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी। सावित्री देवी जी उस घर में भी सबसे छोटी बहू बनकर गई थी। सावित्री देवी जी के पति कोई काम नहीं किया करते थे और उस घर में जो सास थी वह बहुत ही खड़ूस थी। लेकिन जिन जिन बहुओं को बेटा हुआ था उनकी तारीफ किया करती थी। सावित्री देवी जी को पहले ही भगवान ने 2 बेटियां दे दी थी, लेकिन उनका पति कोई काम नहीं करता था और उनके बेटा भी नहीं था। हर वक्त उनकी सास उनको ताना मारा करती थी। चाची की बातों से छुटकारा क्या मिला था कि ससुराल में सास की बातों से फिर से वह गिर गई थी। छोटी बहू होने के कारण घर के सारे काम सुबह उठकर किया करती थी। फिर भी उस घर में उनकी इज्जत कौड़ी के बराबर थी। उनके पति की आदत दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टाइम पास करना, यही ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए सावित्री जी को घर में जेठानी और सास सबकी सहनी पड़ती थी। आखिर बेचारी ससुराल छोड़कर जाती भी तो कहाँ, मायके का भी ताना नहीं दे सकती थी कि मेरे मायके में सब कुछ है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी या किसी से शिकायत कर दूंगी। चाचा चाची थे कि शादी करने के बाद रिश्ता ही तोड़ लिए थे, बस उनकी संपत्ति पर अधिकार जमाकर बैठ गए थे और बेटियों से कोई रिश्ता नहीं रखा था। इसीलिए सावित्री देवी जी अपना मुंह बंद करके उसी घर में अपना जिंदगी का गुजारा और सबके ताने सबके बातें सहकर काम किया करती थी। एक दिन देर रात तक सावित्री जी के पति घर नहीं लौटे। सब यही पूछते कि तुमसे कुछ बताकर गया है क्या। सावित्री देवी जी कहते, मुझसे तो कुछ खास नहीं बताए, वह जैसे सुबह निकल जाया करते थे वैसे आज भी निकल गए थे। लेकिन जब रात काफी हो गई और उनके पति घर लौटकर नहीं आए तो उनके भाई भी उन्हें ढूंढने के लिए कई उनके दोस्तों के पास फोन लगाए, कोई खबर नहीं। माता पिता उनके काफी परेशान थे। सुबह तक किसी हॉस्पिटल से फोन आया, मिस्टर राम प्रसाद जी गांव से लगे हुए सिटी के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी हालात बहुत खराब है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। हॉस्पिटल का पता सुनकर तीनों भाई माता पिता हॉस्पिटल पहुंच गए। सावित्री जी को अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझे। सावित्री जी के आखिर पति थे, उनका दिल तड़प रहा था, कैसे होंगे। इसीलिए वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर वह भी एक ऑटो पकड़कर हॉस्पिटल की तरफ चल दी। लेकिन जब तक वह हॉस्पिटल पहुंची सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। पोस्टमार्टम के लिए
वार्ड से उनकी बॉडी को निकालकर सफेद कपड़े को उड़ाकर एक साइड में रख दिया गया था। सावित्री जी अपने पति के पास उनके पैरों में लिपटकर खूब रोने लगी। यह क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए निर्मला के पापा? अब मेरा जीवन कैसे बीतेगा? वह अपनी दोनों बेटियों के साथ तड़प तड़प कर रोती रही। निर्मला जी के सास ससुर या उनके तीनों जेठ वहीं पर थे, जो कि उनके साथ जरा सा भी सहानुभूति नहीं जताए। निर्मला जी के पति का पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद उनके मृत शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। अंतिम दाह संस्कार के बाद निर्मला जी रोती हुई एक किनारे अपनी दोनों बेटियों को पकड़कर बैठी थी। उनका तो हाल बुरा था। उनका कोई अपना नहीं था जो उन्हें उनके पास आकर उन्हें सांत्वना दे कि मत रो, होने को कौन टाल सकता है। तीनों जेठानियां भी उनके पास नहीं आई। उन्हें वहां सुनने को मिला तो सिर्फ ताना, यह तो कुलक्षणी है, यह पापिनी जब से मेरे घर पर आई है तब से इसने कुछ अच्छा नहीं किया। एक तो दो बेटियों को जन्म दी, इस कुल का वंश भी नहीं चलाई। अपने मायके में अपने माता पिता को खा गई, अपने भाई को खा गई और खुद अमर हो गई। ससुराल आते ही मेरे बेटे को खा गई। देर भी हुआ नहीं था पति की कि सावित्री जी का उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। सास जेठानियां तरह तरह के ताना मारने लगी थी। सावित्री जी उस घर में तो भी सर छुपाकर रहना चाहती थी, लेकिन 13वीं होते ही, मेहमानों के जाते ही एक दिन सावित्री जी की सास ने उनका हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। ले अपनी दोनों बेटियों को उठा, यहाँ से निकल। अगर तूने बेटे पैदा किया होता तो तेरा इस घर में अधिकार बनता। अब तू अपनी बेटियों को ले, चाहे अपने मायके में जा या कहीं रोड पर भीख मांग। तेरा यहाँ इस घर में कोई नहीं है। मेरे बेटे को खा गई, अब तेरा मुंह देखना भी मुझे पसंद नहीं है। सावित्री जी हाथ जोड़ती रही। माँ जी, मैं इन दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? माँ जी, मुझे घर से मत निकालो, मैं आप लोगों की सेवा करूंगी, आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगी, नौकरानी की तरह एक किनारे पड़े रहूंगी। मुझे मेरे घर से मत निकालो। लेकिन सावित्री जी की सास ससुर जेठानियों ने उनकी एक नहीं सुनी। सबने उन्हें रात को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्री जी रात भर घर के बाहर बैठी रही, लेकिन उनके ससुराल वालों को जरा सा भी उन पर तरस नहीं आया। सावित्री जी अपनी दोनों बेटियों को लेकर काफी इंतजार करने के बाद वहां से चल पड़ी। आखिर वह जाती कहाँ? बेटियों को लेकर चलते चलते वह एक मंदिर पर आ गई। वहां मंदिर में पुजारी से कहकर उन्होंने रात गुजारी। पुजारी को सावित्री देवी जी ने अपनी सारी बातें बताई। पुजारी जी, आखिर मेरे इसमें क्या गलती है कि भगवान ने मुझे बेटियां दी? भगवान ने शादी से पहले मेरे माता पिता को इस दुनिया से उठा लिया और मेरे पति तो देर रात तक घूमते फिरते रहते थे, शराब पीकर घर आते थे और उस दिन भी शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो उन्हें खूब समझाती थी, लेकिन वह मेरी सुनते कहाँ थे। ऊपर से घर वाले यही कहते कि जब देखो मेरे बेटे को घोंसती रहती है, उसका कान भरती रहती है। इसीलिए मैं ज्यादा उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती थी। पुजारी जी ने कहा, बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब किस्मत का खेल है। अब जो तुम्हारे साथ हो गया वह तुम भूल जाओ। इन दोनों बेटियों को अपने जीवन का सहारा समझकर इन्हीं के लिए जीना सीखो। सावित्री देवी जी ने कहा, पंडित जी, मैं कैसे जीऊं? इन दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरा तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। पुजारी जी काफी दयालु थे। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरा एक बेटा और बेटी। मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बेटी, मैं तुम्हें एक कमरा उसमें से दे दूंगा। तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर जब तक कोई रहने का ठिकाना नहीं हो जाता तो तुम उसी में रहो। सावित्री देवी जी को पुजारी जी ने अपना एक छोटा सा कमरा दे दिया। सावित्री देवी जी उसी घर में रहकर अपने लिए काम ढूंढने लगी। कुछ दिनों तक
सावित्री देवी जी शहर में जाकर अपने लिए नौकरी ढूंढी, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। तो फिर सावित्री देवी जी अपने चाची के घर में रहकर सिलाई बुनाई का काम सीख रखा था। इसीलिए वह शहर में जाकर एक दुकान में सिलाई का काम, धागा कटिंग यही सब करती, और उसमें से जो पैसे बचता वह अपनी बेटियों का पालन पोषण और कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे सावित्री देवी जी ने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिए, तो पंडित जी से कहा, पंडित जी, अब मैं अपनी बेटियों को लेकर शहर में ही एक छोटा सा कमरा लेकर रहूंगी। वहीं से मुझे सिलाई की दुकान पर जाने को पास में भी पड़ेगा। मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाने लायक भी हो गई हैं। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी और उन्हें आगे बढ़ाऊंगी। उनके पिता नहीं है तो क्या हुआ, मैं उन्हें अनपढ़ नहीं छोड़ूंगी। सावित्री देवी जी शहर में एक छोटा सा कमरा ले लेती हैं। अपने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में ही सही, लेकिन पढ़ाई करने भेज देती हैं और खुद रातों दिन की मेहनत करने लगती हैं। धीरे धीरे सावित्री देवी जी इतने पैसे कमा रही थी कि बेटियों का पालन पोषण सही तरीके से हो पा रहा था। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी सावित्री देवी जी ने अपनी बेटियों को एक प्राइवेट ट्यूशन में लगा दिया था। सावित्री जी की दोनों बेटियां संगीता और निर्मला काफी समझदार थी। उनका ज्ञान इतना आगे तक था कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी पीछे छोड़ देती थी। सावित्री जी स्कूल की फीस महंगी थी, नहीं दे पाती थी। ट्यूशन की फीस थोड़ी कम थी, इसीलिए वह ट्यूशन में भेजती थी। उनकी बेटियां हर साल अव्वल नंबर पर आती रही। बड़ी बेटी ने अब तक 10वीं तक की पढ़ाई कर लिया था। वहीं छोटी बेटी निर्मला भी स्कूल में पढ़ने में सबसे तेज थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। बड़ी बेटी संगीता पढ़ाई खत्म करने के बाद एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई थी। वहीं अब छोटी बेटी निर्मला की भी डॉक्टरी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब सावित्री देवी जी का समय सुधर चुका था। बड़ी बेटी के रिश्ते भी आने लगे थे। अब जबकि वह सरकारी नौकरी करती थी, उसके लिए भी अच्छे घर से रिश्ते आए और एक अच्छा सा रिश्ता चुनकर सावित्री देवी जी ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। बड़ी बेटी अपने ससुराल में थी, उसकी गोद में एक नन्हा बालक भी था। अब यही छोटी बेटी की भी पोस्टिंग शहर के हॉस्पिटल में हो गई थी। सावित्री देवी जी के दुख के दिन तो दूर हो चुके थे। बस उनकी एक ही जिम्मेदारी बची थी, निर्मला, जो कि वह शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं थी। अभी अभी उसकी पोस्टिंग हुए 6 महीने हुआ था। सावित्री देवी जी चाहती थी कि मैं इसकी भी शादी कर दूं, फिर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। लेकिन निर्मला का कहना था, माँ, इतनी जल्दी शादी की क्या है? अभी अभी तो मैं अपनी नौकरी पर आई हूँ। मुझे अभी समाज की सेवा करनी है। तुम्हारे लिए कुछ करना है माँ। तुमने इतने दुख देखकर हम दोनों बहनों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया है। यही कहकर बेटी शादी को टालती रहती थी। आज जब निर्मला देर से घर लौटी तो मानो सावित्री देवी जी के प्राण ही निकल गए। अपनी बेटी की चिंता में वह इतनी घबराई हुई थी। लेकिन जब उनकी बेटी ने यह बताया कि उन्हें किसी बूढ़े व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो वह यह सोचकर चुप हो जाती हैं कि बेटी ने एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। तभी उनकी बड़ी बेटी संगीता का फोन आ जाता है। संगीता बोलती है, हेलो माँ, क्या हुआ? निर्मला अभी तक घर लौटी की नहीं? सावित्री जी कहती हैं, हाँ बेटी, अब तू चिंता मत कर, निर्मला घर पर आ गई है और अब खाना खाकर आराम भी करने गई है। बस किचन में थोड़े से काम निपटा कर मैं भी सोने ही जा रही थी। क्या माँ, तुमने मुझे फोन करके बताया भी नहीं? 3 घंटे निर्मला लेट थी, उसमें तुमने मुझे कितनी बार फोन किया। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया। अब हम दोनों तैयार हो रहे थे कि माँ के पास चलते हैं। बस एक बार तुमसे बात कर लूं। हाँ बेटी, भूल गई थी। जैसे ही निर्मला घर पर आई, उसे डांट लगाई और फिर उसे खाना दी। बेटी, अब तू भी जाकर खा ले
अब मैं ठीक हूँ। निर्मला भी सो गई है। संगीता अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर चैन की सांस ली। फिर दूसरे दिन जब निर्मला हॉस्पिटल जाती है तो आते ही उससे सावित्री देवी जी पूछने लगती है कि बेटी, वह जिस अंकल को तुम हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, उनके घर वालों का कुछ पता चला? उनका नाम क्या है? कुछ तुम्हें पता चला कि नहीं? हाँ माँ, पता चला ना। वह अपना नाम राम लखन जी बता रहे थे और वह कह रहे थे कि शहर से थोड़ी दूर करणपुर गांव के हैं। इतना सुनकर सावित्री देवी जी के हाथों से गिलास का पानी नीचे गिर गया और निर्मला चौंक पड़ी। माँ, क्या हुआ? तुम उस अंकल का नाम और गांव सुनकर इतना चौंक क्यों पड़ी? सावित्री देवी जी ने कहा, बेटी, तू अभी मुझे लेकर चल। उन अंकल से मुझे मिलना है। लेकिन माँ, ऐसा क्या है? तुम तो आज तक कभी किसी मरीज से मिलने को जिद नहीं की। ऐसा उस मरीज में क्या है? क्या तुम उन अंकल को जानती हो? बेटी, तुम मुझे एक बार दिखा तो सही। यह कहकर वह अपनी बेटी निर्मला के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जैसे ही वह वार्ड में पहुंची, एक बूढ़े शरीर, जिनका हाथ पैर काफी कमजोर हो चुका था, गर्दन पतली हो गई थी, जगह जगह शरीर के ढांचे दिख रहे थे, वह मात्र एक हड्डी बची हुई थी। सावित्री देवी जी उनके पास जाकर उनके पैर छू कहती हैं, अब कैसे हैं ससुर जी? जैसे ही पैर में हाथ रखे तो वह अपनी बूढ़ी हड्डियों को गिड़गिड़ाते हुए धीरे से उठकर बैठने की कोशिश करते हैं। निर्मला उन्हें सहारा देकर बैठा देती है। फिर वह देखते हैं कि यह तो सावित्री देवी है, उनकी छोटी बहू। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी बहू, तुम यहाँ कैसे? तुमको कैसे पता चला कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ? और तुम रहती कहाँ हो बहू? यह सुनकर तो सावित्री देवी जी ने कहा, बाबूजी, आपने मुझे बहू होने का हक तो खो ही दिया है। और मैं कहाँ रहती हूँ, कैसी हूँ, यह सब छोड़िए बाबूजी, अपना बताइए। आप इस तरह से, आपकी यह हालात कैसे हुई और आप एक लावारिस की तरह रोड पर क्यों पड़े थे? मुझे निर्मला ने बताया, इसीलिए सारी जानकारी मिली। आपका नाम और गांव का नाम सुनते ही मैं भागी दौड़ी चली आई आपको देखने। इस तरह से सावित्री जी के मुंह से बातें सुनकर राम लखन जी के आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो जो डॉक्टर लड़की मुझे यहाँ लेकर आई है, वह तुम्हारी छोटी बेटी है, मेरी पोती है वह? हाँ बाबूजी, वह आपकी पोती है, छोटी वाली निर्मला। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब तक वहीं खड़ी खड़ी निर्मला इतना तो समझ गई थी कि यह मेरे दादाजी हैं। इसीलिए वह कहने लगी, दादाजी, मैं सब समझ गई, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आप इस तरह से रोड पर कैसे पड़े थे? आपका तो घर परिवार होगा ना? निर्मला की बातें सुन राम लखन जी कहने लगे, बेटी, तुम्हारी माँ ने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है? नहीं दादाजी, माँ ने कभी नहीं बताया। बस हमें इतना पता था कि एक दुर्घटना में मेरे पिताजी की मौत हो गई है। आगे की कहानी क्या थी, मेरी माँ ने कुछ नहीं बताया। राम लखन जी कहते, तुम्हारी माँ बताती तो कैसे? हम लोगों ने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार किया है मेरी बच्ची। जब तुम दोनों बेटियां थी तो तुम्हारी दादी, तुम्हारी तीनों बड़ी माँ और मैं, सबने मिलकर तुम्हारी माँ के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। तुम्हारे पिताजी की मौत का सारा दोष तुम्हारी माँ के ऊपर लगाया और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। यह बेचारी ना जाने कितनी दर दर की ठोकरें खाती रही होगी। और जिन बहुओं के बेटा था, पोता था, उनको हमने घर की लक्ष्मी समझा। जब वही पोते आज बड़े हो गए, बेटे अपना अपना घर बांट लिए और तुम्हारी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तीनों बेटे और बहुओं ने मिलकर उस घर को तीन भाग में बांट लिया। मेरे लिए घर में कोई जगह नहीं थी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जितने दिनों तक मेरे शरीर में
थोड़ी बहुत ताकत बची थी, मैं भीख मांगकर गुजारा करता रहा। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और मैं रोड के किनारे बैठा था। मेरी हालात ऐसी हो गई थी कि मैं किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला पा रहा था और रात होते होते मैं वहीं बेहोशी की हालत में पड़ा सा रह गया। लेकिन बेटी, कोई मुझे उठाने या मुझे एक टुकड़ा मुंह में डालने नहीं आया। तुम नहीं मिली होती तो उस दिन मैं मर गया होता। यह कहकर वह रोने लगे। तो फिर उनकी बातें सुन सावित्री देवी जी ने कहा, बाबूजी, आप चलिए मेरे साथ, मैं अभी जिंदा हूँ, आपको अपने साथ ले जाऊंगी। यह सुनकर राम लखन जी बोले, नहीं बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ जाऊं। मुझे जिंदा क्यों रखा बेटी? अब वह निर्मला की तरफ देखकर कहने लगी, मुझे मर जाने दिया होता, मेरे पापों का यही प्रायश्चित था। वह उठकर वहां से खड़े हो चलने लगी। तभी निर्मला ने दादाजी का हाथ पकड़कर फिर से बेड में बैठा दिया। दादाजी, आप अभी काफी कमजोर हो, आपको अभी ग्लूकोज चढ़ाना बाकी है। इस तरह से आप उठकर यहाँ से नहीं जा सकती। निर्मला दादाजी को फिर से ग्लूकोज चढ़ाने लगी और वहीं पर सावित्री देवी जी बैठ गईं। जितने दिन तक उनको हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ा, सावित्री देवी जी उनके लिए खाना और उनकी देखरेख करती रही। और फिर छुट्टी होने के बाद निर्मला और सावित्री देवी जी अपने घर लेकर आई दादाजी को। दादाजी ने कहा, मुझसे अब जो गलती हो गई उसे तो मैं नहीं सुधार सकता, लेकिन अभी बहू तुम्हारे हिस्से का जो जगह प्रॉपर्टी है वह मैं तुम्हें दिलाकर ही रहूंगा। यह कहकर उन्होंने एक वकील को बुलाकर सारी बात समझा दी कि मेरे 4 बेटे हैं और मैं, लेकिन मेरे 3 बेटों ने मिलकर सारी प्रॉपर्टी घर को 3 भागों में कर लिया है। मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया और मेरे छोटे बेटे की 2 बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों का भी उस घर में अधिकार बनता है। वकील ने कहा, हाँ बिल्कुल, भले ही बेटा नहीं है, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं, तो घर में भी उनका अधिकार बनता है, उनको उनका पूरा हक मिलेगा। वकील ने कोर्ट में केस दायर कर दिया और उनको लिए नोटिस भेज दिया। तीनों बेटों को जब नोटिस मिली तो बेटा और पोता मिलकर दादाजी को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब वह निर्मला के घर तक आए तो निर्मला ने उन्हें खूब डांटा फटकारा और खूब सुनाया। आप लोगों ने मेरे माँ और हम 2 बहनों के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार किया ही। आप लोगों ने दादाजी के साथ भी ऐसा किया, जबकि सब कुछ उनका ही बनाया था। आप लोगों को तो मुंह दिखाने में शर्म भी नहीं आती। अब आकर दादाजी से यहाँ माफी मांगते हो। राम लखन जी भी अपने तीनों बेटे और पोते को खूब डांटे। वकील से कहकर उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, मैं यह तीनों बेटों को नहीं देना चाहता, सिर्फ अपने छोटे बेटे के नाम करना चाहता हूँ। वकील साहब ने कहा, ऐसा भी हो जाएगा, आपकी संपत्ति है, आप जिस बेटे को देना चाहे उसी को दे सकते हैं। राम लखन जी तीनों बेटों को अपनी संपत्ति से निकाल दिए। अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे मृत बेटे के दोनों बेटियों के नाम और उनकी पत्नी के नाम कर दिए। तीनों बेटों को खास चेतावनी दे दी कि यदि तुम लोग मेरे आसपास भी नजर आए तो तुम लोगों के खिलाफ केस दायर कर दूंगा कि तुम लोगों से मुझे खतरा है। जो राम लखन जी कभी अपनी छोटी बहू को बाजिन, कुलक्षणी, उनके बेटे को खा जाने वाली कहकर घर से निकाल दिए थे, आज वही ससुर छोटी बहू के घर में रह रहे थे। सावित्री देवी जी उनका निस्वार्थ मन से सेवा कर रही थी। दोनों बेटियां भी उनकी खूब हालचाल लिया करती थी। संगीता भी अपने दादाजी से मिलने आ चुकी थी। निर्मला समय समय पर दवाइयां और उनकी देखरेख खूब अच्छे से किया करती थी। राम लखन जी को अपने किए हुए पर खूब पछतावा हो रहा था। इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। जिंदगी के सफर में यदि पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही।